आगे देखते हैं ना, लेक्चर नंबर 2 क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। 1 ATM इक्वल टू PSI का टर्म में देखते हैं। ये आता है क्वेश्चन 14.6 PSI, ठीक ना। यदि 1 PSI बोलते तो किसके टर्म में? ATM के टर्म में बात करेंगे। 1/14.6 1/14.6 ATM जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा? 6.92 ATM नहीं 6.92 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अरे तो भाई ना ATM ही तो आया है, हाँ किलोमीटर पर मीटर क्यूब। नहीं स्क्वायर में आएगा, सॉरी स्क्वायर में पास्कल में आएगा अच्छा KPA। तो एक्चुअली में क्या बोल रहे थे ना 91 रहेगा। ये हम क्या करना चाहते हैं फिर से देखने का। 1 ATM इक्वल टू ये याद रखना है कि 1 ATM इक्वल टू 14.6 PSI, ठीक है। दूसरा क्या लिखना है कि 1 PSI इज इक्वल टू, याद रखना ये सब डाटा, 1 PSI इज इक्वल टू इसका 7%, ये जो हुआ है ना 1/8, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली में हम लिख रहे हैं, ठीक ना। अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ 1 ATM, ऐसे तो याद कर सकते हैं। तो एक ATM में कितना होता है 10⁵ पास्कल, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 100 KPA अप्रॉक्सीमेटली होता है ना। अगर हम लोग इसका 7% बात कर रहे हैं ना, तो 100 का 7% कितना हो इसका 7, तो ये कितना होना चाहिए 7 1 ATM अप्रॉक्सीमेटली 7 KPA। एक्यूरेट में क्या होता है 6.91 KPA। अब याद क्या रहेगा देख लिया ना, 14.6 PSI याद रखना। 1 PSI इक्वल टू इसको 7 ATM भी तो बोल सकते हैं ना। 7 ATM कैसे बोलेंगे? 7 ATM का मतलब कितना हुआ? एक ATM में कितना? 7 ATM का मतलब 700 KPA हो जाएगा ना। और 1 ATM इक्वल टू 100 KPA बोल रहे हैं ना अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा 100 KPA बोल रहे हैं ना, 101.03। तो 700 KPA कैसे बोल 7 KPA ना बोलेंगे ना, 1% ले रहे हैं ना, सॉरी 7% ले रहे हैं ना। हाँ तो 7% कितना हुआ? 10⁵ पास्कल होता है ना। 1 ATM इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। पर ये तुम्हारा 7 KPA देखने के इधर फिर से बताएं। ये 1 ATM इज इक्वल टू कितना हुआ 14.6 PSI। 14.6 PSI। कोई दिक्कत? ठीक है 1 PSI इज इक्वल टू कितना हुआ 6.91। 1 बाई पहले 14.6 ATM होगा 1 बाई 14.6 करने का, यहाँ से 14.6 कितना आया 0.068। ठीक है। मतलब क्या हुआ इतना ATM हुआ, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तकरीबन 6.8% है, बिल्कुल दैट वुड बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7% है ये 7% हाँ। ATM। तो ये क्या हुआ 7% अप्रोक्सीमेट में चल रहा है, 7% ऑफ 1 ATM। हाँ ATM में तो 1 ATM बोलेंगे ना इसको। हाँ। तो 7% एक ATM का कितना हो जाएगा, तो हमको पता है एक ATM का वैल्यू कितना है 10⁵ पास्कल है, ठीक है। या फिर 100 KPA है, नहीं तो पास्कल है लेके चलना 100 KPA मान रहे हैं ना, तो वहाँ तो हमको रिलेट करना है ना। तो इसमें तो 7% कितना होगा 100 का 7 KPA अप्रॉक्सीमेट में हमारा आ गया, और एक्यूरेट में चलते तो कितना 6.8% बोल रहा है ना, मतलब वही 7 KPA। हाँ तो 6.8 है। तो तुम इससे तुम ये बोल सकते हो ना कि 1 PSI इज इक्वल टू 7 KPA। हाँ 1 PSI इज इक्वल टू 7 किलो पास्कल। हाँ दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बस ठीक है, ये हो गया। ठीक है आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे नया टॉपिक आ रहा है देखने का। अच्छा एक पास्कल पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। हाँ, पास्कल में हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं ना पास्कल। हाँ, जब भी स्टैंडर्ड कोई यूनिट का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो हमको याद रखना है वहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड मीटर है ना, और न्यूटन भी स्टैंडर्ड है ना,
9 तो नहीं ना लेंगे नहीं, इसलिए। ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं। नया टॉपिक क्या देखना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है पहले सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल यूनिट्स ये सब। है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखते हैं। बेसिक जो सिद्धांत है ना उस फ्लूइड के। हाँ फ्लूइड के, वो सारे चीज़ को देखते हैं। फ्लूइड क्या क्या चीज़ रखता है अपने पास? पहला नंबर कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोल रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पता है क्या होता है फॉर्मूला इसका कंजर्वेशन ऑफ मास का? वो पीवी एनआरटी वाला है क्या? ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2 A1 V1 इक्वल टू A2 V2। V2। ठीक ना? इसी को कोई बोलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। बट ये कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं है। अच्छा, ठीक ना? कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ तो मास। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कंटिन्यूटी आगे बताएंगे हम। कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। हाँ आगे बताएंगे कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे बन के आया और इसको कंजर्वेशन ऑफ मास ही क्यों कह रहे हैं। ठीक ना? सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें को देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये कहाँ से निकल के आया है? बाई रेनॉल्ड्स। इसको कौन दिया है? रेनॉल्ड्स नाम के जो साइंटिस्ट है वो दिए थे। रेनॉल्ड्स। हाँ, रेनॉल्ड्स ट्रांसफर्स थ्योरम। क्योंकि ये फ्लूइड ट्रांसफ़र करा ना यहाँ से वहाँ, अभी समझ में आएगा। रेनॉल्ड ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका मैग्नीट्यूड पहले बताने का क्या आएगा? इसको रो का हो मास गया रेट तुम्हारा। कहते हैं। हाँ? इसको मास रेट कहते हैं। हाँ। समझते हैं कैसे? मास रेट मतलब क्या होना चाहिए? kg/s होना चाहिए। मास का रेट बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो kg per second। रेट है तो टाइम आएगा ही ना। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? m0 इज इक्वल टू मास रेट। मास रेट को हम लोग m0 से दिखाएं। ठीक है। तो रेट है मतलब टाइम आएगा, हाँ। तो टाइम ले आए। हाँ। मास से मतलब kg मास आएगा, आएगा। तो kg ले आए। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये समझने का। डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर kg/m3। एरिया एरिया का, मीटर स्क्वायर वॉल्यूम का। मीटर क्यूब। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर। नहीं वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी है ना। ए वेलोसिटी है। A1 B1 हाँ। इसको सॉरी गलत लिख दिए हैं। मीटर पर सेकंड है ये। मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो मीटर का ये खत्म। मीटर क्यूब क्या बच गया? केजी पर सेकंड। kg/s। यहाँ से ये पता चला। ठीक है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास कहें, मास है ना, तो हमको मास आना चाहिए था। इसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, इस बात को याद रखना है। अच्छा। ये बेसिक फंडामेंटल है। 3 फंडामेंटल बेसिक पढ़ेंगे फ्लूइड का। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास, मोमेंटम एंड एनर्जी 3 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक ना? अभी आएगा, तीनों आ जाएगा। ठीक। तो ये इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन नहीं कहेंगे, इस बहम में नहीं रहना है। ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास, इस इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन तब कर सकते हैं जब इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई है। ठीक ना? अब एक दूसरा पढ़ते हैं जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, मतलब इसमें रो से मल्टीप्लाई कर देते तो उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं बोलते ना? नहीं ना बोलेंगे। अच्छा। कंटिन्यूटी इक्वेशन होने के लिए समझने का कि जितना अगर यहाँ से ये फ्लूइड चला तो वहाँ पे दूसरा जगह पे, तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी, दोनों का डेंसिटी को, अगर दोनों फ्लूइड का डेंसिटी को सेम कर देते हैं ना, तब जाके कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है। हाँ तो ठीक है ना, तो इसको तो सेम ही कर देते हैं। नहीं ना, डेंसिटी यहाँ पे इन दोनों डेंसिटी को ना, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं ना आएगा। देखो जैसे ही हम लोग इसमें डेंसिटी का टर्म का बात नहीं किए तो मास तो गायब हो गया ना। तो जब तक मास उस फॉर्मूला में दिखा रहा है, कोई इसी को बोलता है। मास कैसे दिखला रहा है कोई समझा? वही बात हम बोल रहे हैं। बहुत कोई कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन इसी को लिखता है, इसी को बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन है ये। हाँ। नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन नहीं है। मास का वैल्यू आया इसमें नहीं ना, ना। तो मास जब आया ही नहीं तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन को कहेंगे?
ये तो कंजर्वेशन, ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, हाँ। कंजर्वेशन ऑफ मास है ही नहीं। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे कि अगर कोई फ्लूइड यहाँ से चला है, दूसरा फ्लूइड इधर का बात कर रहे हैं, यहाँ से दोनों निकल रहा सेम है, फ्लूइड निकल रहा है, हाँ दोनों, अगर दो नहीं नहीं दो एग्जैक्ट कर रहा है दो, अगर डेंसिटी इसका 1 इसका डेंसिटी 2 है, दोनों अलग अलग फ्लूइड डेंसिटी है। होना चाहिए। हाँ, इसका सेक्शन क्रॉस सेक्शन A1 इसका वेलोसिटी यहाँ से निकल रहा है V1, इसका A2 V2, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन में बात करें ना कि इसका डेंसिटी वुड बी इक्वल टू, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ρ1 A1 B1 वुड बी इक्वल टू ρ2 A2 B2, ठीक ना। तब जैसे ही ये करते हैं तब जा करके रो का बात कर रहे हैं ना, तब जाके तभी ना बोलेगा कि हाँ इसका रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास आया ना, तो जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का बात कर रहा है तो फॉर्मूला हम लोग इस वे में दिखाएंगे कि ये है कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब जब कंटिन्यूटी इक्वेशन का बात करेंगे तो जो फ्लूइड कंटिन्यूटी बोल रहा है ना, तो कंटिन्यूटी में तो कंटिन्यूस होना चाहिए फ्लूइड, जो फ्लूइड यहाँ जा रहा है वही फ्लूइड यहाँ जा रहा है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ, दोनों, तब जाकर के हम लोग को मिल जाता है क्या, हाँ तब जाके मिलता है A1 इक्वल टू A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया ना। इसमें आगे हम लोग और भी चीज़ देखेंगे तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज़ और समझने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। अच्छा, कैसे इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक ना। कैसे इंटीग्रल फॉर्म कह रहे हैं, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन है, बट ये कौन सा फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, घटा हुआ कम है डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि इसमें मास का टर्म नहीं ना दिया है ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये इंटीग्रल फॉर्म का बात करेगा, डिफरेंशियल फॉर्म का बात करेगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजियन और यूलेरियन, पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लैग्रेंजियन को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं, हाँ। यूलेरियन को हम लोग इंटीग्रल फॉर्म कहते हैं, हाँ। तो इसलिए इसे पढ़ रहे हैं हम लोग कि आगे मदद मिलेगा भी हम लोग को। कहा इंटीग्रल फॉर्म यूलेरियन को कहते हैं, क्योंकि उसमें का पढ़े हैं हम लोग, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लेते हैं, पूरा वॉल्यूम में स्टडी करते हैं, हाँ। तो पूरा वॉल्यूम का स्टडी करते हैं, मतलब इंटीग्रल स्टडी करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ यूलर्स को, हाँ यूलर्स इक्वेशन में पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच, तो उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम का स्टडी करते हैं, फ्लूइड का पार्टिकल्स पे स्टडी करना शुरू करते हैं उसमें, ठीक ना। तो इसलिए उसको हम लोग हाँ उसको डिफरेंशियल फॉर्म, तो इसलिए हम लोग फ्लूइड में इस इक्वेशन को यूज करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन को, कंटिन्यूटी इक्वेशन को, क्योंकि हम लोग लैग्रेंजियन का भी स्टडी करते हैं ना फ्लूइड में, हाँ। इसलिए डिफरेंस इस इक्वेशन का यूज फ्लूइड में यूज होता है, अदरवाइज फ्लूइड में इस इक्वेशन का यूज नहीं होता। कारण समझ गए, ठीक है ना। मास रेट वाला समझ गए। दूसरा क्या, कौन सा एक फॉर्मूला आया अभी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े हैं। इसमें M1 M2 हो जाता है ना, हाँ M1 A1 B1 इज इक्वल टू, हाँ M1 A1 B1 हो जाता है इसमें। नहीं वो तो नहीं हमको पता क्या है, है हमको बस ये पता है कि F इज इक्वल टू M डेल्टा पी बाई डेल्टा टी पढ़े हैं। हाँ, ये डेल्टा और डीपी में बहुत चेंज होता है, डेल्टा लिखना और डीपी लिखना मतलब समझ हाँ, बहुत दोनों अलग अंतर है। हाँ, ये बताता है चेंज इन मोमेंटम, हाँ, और डेल्टा अगर डीपी लिखेंगे ना तो Differential वेरी 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 बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज को, हाँ। इसमें हम लोग बड़ा सा चेंज का बात करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, मैकेनिक्स ऑफ सॉन्ग, तो ये टर्म्स क्लियर होते जाएगा कि किसका क्या बेस, तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं अब समझने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉन्ग में बहुत यूज आएगा, ये जो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक ना। ये जो F है मतलब जो फोर्स मिल रहा है वो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वल टू क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सब टर्म को याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लिखा हुआ वही चीज़ है, डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा T, हाँ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज ऑफ डेल्टा T। मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कोई दिक्कत, ना, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या होता है, M2 minus M1, डेल्टा पी M2 माइनस M1 हुआ ना। हाँ, तो अगर हम लोग P का सिर्फ बात करते हैं मोमेंटम का, तो P इज इक्वल टू एम भी पढ़े हैं, हाँ, P इज इक्वल टू M तो हमको डेल्टा P लिखना है ना, तो मान के चलते हम लोग P1 माइनस P2 कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, M1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T ले रहे हैं, ठीक ना। तो M1 V1 माइनस ऑफ M2 V2,
हम लोग कह रहे हैं बॉडी का मास क्या चेंज हो जाएगा, होता है चेंज, बट हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि चेंज हुआ है। और यहाँ पे डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 जो लेना है, ठीक ना, या ऐसे लेना है, ठीक है, जो भी लेना है। जो ऊपर लेंगे वही तो नीचे भी लेंगे। हाँ वो हम समझ रहे उल्टा ले लिया। हैं, तो हम देखने हाँ, का वन वन। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये भी फाइनल है, अभी इनिशियल है, ठीक ना। ये